हिंदुस्तान अखबार 21 जून 2026 इतवार। शशि शेखर का लेख है। दल बदल का यह दौर पुराना है। पिछला सप्ताह उद्धव ठाकरे के लिए तकलीफदेह साबित हुआ। उनकी पार्टी में 9 से 6 सांसदों के अलग रह-गुजार अपनाने का निर्णय कर लिया। चर्चा है कि अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका पुरजोर खंडन किया है, लेकिन टूट से 2 दिन पहले तक उद्धव ठाकरे भी तो ऐसा ही कर रहे थे। हो सकता है अखिलेश यादव अपनी पार्टी बचा ले जाएं, लेकिन यह सवाल कायम रहेगा की गई अप्रैल में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के बिखराव से शुरू हुआ यह सिलसिला कहाँ रुकेगा? क्या यह किसी बड़ी कार्य योजना का हिस्सा है? सियासी पंडितों का मानना है कि केंद्र सरकार तत्काल से पेशतर परिसीमन और एक देश एक चुनाव बिल संसद के पारित कराना चाहती है। यह टूट-फूट उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठे कि अगर ऐसा भाजपा की प्रेरणा से हो रहा है, तो वह बागमतियों को अपने दल की में जगह क्यों नहीं दे रही हैं? और आगे बढ़ना है तो अपनी वैचारिक शुद्धता को कायम रखना होगा। मोदी का मजबूत नेतृत्व, कसा संगठन और राष्ट्रवादी सोच अब तक भाजपा के लिए वोट कमाऊ साबित हुए हैं। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि फिर आम आदमी पार्टी से टूटे सांसदों को भाजपा में जगह क्यों दी गई? बड़ी संख्या में दूसरे दलों से टूटकर आए सांसदों को अगर अगले चुनाव में पार्टी का टिकट दिया जाएगा, तो पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के हर हकमारी संभव है। इसके अलावा भगवा दल पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वह ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें समाकर विपक्षियों के कारनामे धुल जाते हैं। इस तरीके से काम भी निकल जाएगा और अंदरूनी असंतोष के साथ साथ अन्य आरोपों से भी बचा जा सकेगा। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगर आप राज्यसभा चुनावों में हुई क्रॉस वोटिंग और पार्टियों में आए दिन हो रहे इस टूट से हैरान हैं, तो कृपया संयम धारण कीजिए। राजनीति में 1960 के दशक से शुरू हुआ यह सिलसिला अब परंपरा बन चुका है। अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको 1967 में वापस ले जाना चाहता हूँ। नवगठित हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस से सरकार बना ली थी, पर पार्टी एकजुट नहीं रह सकी थी। उस दौरान हसनपुर के विधायक गयालाल ने महज 15 दिनों के भीतर 3 बार पाला बदल सबको सकते में डाल दिया था। अंततः वह जब कांग्रेस छोड़कर संयुक्त विधायक दल में लौटे तो राव बीरेंद्र सिंह ने उन्हें पत्रकारों के समक्ष पेश करते हुए चुटकी ली, गया राम अब आया राम है। उसी दिन से भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा उभरा। ऐसा मुहावरा जो चलन बनने जा रहा था। आंकड़े गवाह हैं कि साल 1967 से 71 के बीच महज 5 सालों में लोकसभा और विभिन्न विधानमंडलों के सदस्यों ने 1900 से अधिक बार दल बदल किया। इसके चलते 32 प्रांतीय सरकारें धाराशायी हुईं और बदले में 212 माननीयों को मंत्री पद से नवाजा गया। सन 1967 तक दिल्ली के साथ साथ प्रायः सभी प्रादेशिक राजधानियों में कांग्रेस का परचम लहराता रहा था। उस साल 9 राज्यों में उसका बोरिया बिस्तर बन गया। इंदिरा गांधी उस समय दिल्ली के सत्ता सदन में नहीं थी। मोरारजी देसाई, जलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी जैसे तमाम वरिष्ठ नेता पार्टी और सरकार के अंदरूनी मंचों पर उनके मुखाफलत करते थे और उनकी तुलना हरदम उनके यशस्वी पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती थी। किसी उभरते राजनेता के लिए यह खतरा खतरनाक था। इसके निपटने के लिए इंदिरा गांधी साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराने और कठपुतली मुख्यमंत्री बैठाने का चलन शुरू किया। यदि दल बदल कारगर साबित होता ना दिखता तो राज्यपालों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी जाती। लेकिन जन भावनाओं को अनदेखा करने की आदत सत्ता सदनों में अपनी
अपने स्थायी आवास बनाती जा रही थी। इस निरंकुश रवैये का बेशर्म प्रदर्शन आपातकाल में दिखाई दिया। नतीजतन वह अगला चुनाव हार गई। वह कुछ दिनों के लिए भले ही विदा हो गई हो, पर उनका रोपा पौधा बरगद बन चला था। सन 1977 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद मोरारजी देसाई ने 9 राज्यों को कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया। देसाई और उनके गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह का तर्क था कि आम चुनाव में कांग्रेस की हार से साबित हो गया कि इस दल पर से मतदाताओं का विश्वास डिग गया है। ऐसी स्थिति में इन प्रांतीय सरकारों को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, तो उन्होंने 15 प्रदेशों के राज्यपालों को हटने के लिए क्यों विवश किया। मोरारजी देसाई ने की मनमानी जन भावना के निराधार का एक सार्वजनिक प्रकटीकरण थी। रणनीति की इस पतन परंपरा का अगला मुकाम 1991 में आया। राजीव गांधी की हत्या से उपजे शून्य का लाभ उठाकर राजनीतिक वार्धक्य की ओर बढ़ चले पीवी नरसिंह राव ने नई दिल्ली के तख्त पर अपना जब राजे थे। उनके पास बहुमत नहीं था और जोड़ तोड़कर एक अकेला चारा था। बुढ़ापे में हासिल हुआ सत्ता सुख भला कौन छोड़ना चाहेगा। यही वजह है कि वह हर दर्द से गुजर गए। 26 जुलाई सन 1993 में जब उनकी सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तो उन्होंने सरकार बचाने के लिए 15 मतों की जरूरत थी। जब वोटिंग हुई तो वह खासे अंतर से जीते कैसे। कहा गया कि बिहार के कुछ सांसदों ने 3.5 करोड़ रुपए की नकदी से ठसाठस सूटकेस से सौंपे गए थे। बाद में सीबीआई ने पाया कि अविश्वास प्रस्ताव के अगले दिन कुछ माननीयों के बैंक खाते में बड़ी मात्रा में नकदी जमा हुई थी। आगे चलकर इन सभी सांसदों और नरसिंह राव को अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे उच्च न्यायालय से बरी हो गए। राव पर लखूभाई पाठक नामक एक कारोबारी ने प्रधानमंत्री आवास में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया था। इससे पूर्व कोई प्रधानमंत्री ऐसे आपराधिक का आरोपों में गिरफ्तार नहीं हुआ था। तब से अब तक हमारी राजनीति और राजनेताओं ने गिरावट के तमाम आयाम प्रस्तुत किए हैं। ये हमारी राजनीति का कसूर है या सत्ता का चरित्र कि वह अच्छे भलों को भी भड़का देती है। इससे निपटने का अकेला तरीका है कि हमारे मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और आर्थिक प्रलोभनों से परे रहकर वोट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब तक हम खुद ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें शिकायत करने का हक भी नहीं है। चंद्रकांत सिंह का लेख है, एक दर्जी मलयालम सिनेमा में मिसाल गढ़ गया। भागवादियों का दावा है कि हमारी जिंदगी में कब क्या होना है यह सब नियति ने तय कर रखा है। कर्मवादियों को यह तर्क मंजूर नहीं। वे हाथ की लकीरों से नहीं, वह हथेलियों के परिश्रम से अपनी तकदीर बनाने के कायल हैं। केरल के सुरेंद्रन कोचुवेलु उर्फ इंद्रीसन का जिंदगी नामा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके मलयालम अभिनेता सुरेंद्रन ने 68 साल की उम्र में फिर से स्कूल का रुख करके सबको चौंका दिया। अब पढ़ाई और डिग्री के लिए उम्र की कुंठा क्यों पाली जाए। मार्च 1956 में तिरुवनंतपुरम के एक गरीब परिवार में जन्मे सुरेंद्रन ने जब स्कूली पढ़ाई शुरू की तो पहली जमात से ही वह टॉप करने लगे थे। शिक्षक उन्हें पहली कतार में बिठाते ताकि होनहार सुरेंद्रन खुद को किसी से कम तर न समझे। मगर स्कूल के बाद की दुनिया इतनी संवेदनशील नहीं थी। तरह तरह की कसौटियों पर कसने की आदि दुनिया इस किशोर को कैसे बख्श देती। सुरेंद्रन 7 भाई बहन थे। इतने बड़े कुंबे का पेट पालना ही उनके पिता का पलविला कोचुबेलु के लिए चुनौतियों भरा काम था। कॉपी किताबों की फिक्र भला वह क्या करते।
आखिरकार चौथी जमात के बाद सुरेंद्रन का स्कूल छूट गया क्योंकि परिवार उनके लिए किताबें और ड्रेस न खरीद सका। स्कूल ने पोशाक की अनिवार्य बना दिया था। आगे न पढ़ पाने की कसक उनके मन में दबी रह गई। परिवार ने उस कच्ची उम्र में ही उन्हें कमाने लायक मान दिया था। 4 भाई-बहन उनसे छोटे थे। चाचा की दर्जी की दुकान थी, वहीं से सुरेंद्र की शुरुआत हुई थी। दक्षता भी अगर स्कूल कॉलेजों तक सीमित रही होती, तो इस दुनिया में काफ़ी कुछ इजाद ना हुआ होता और शायद हमारी सभ्यता भी इतनी खूबसूरत ना बन पाती। कपड़ों की कटाई, सिलाई, कशीदाकारी और तुरपाई के सबक आधुनिक फैशन संस्थानों में भले पढ़ाए जाने लगे हों, मगर अलग-अलग समाज में सदियों से उस्ताद अपनी दुकानों पर ही एक से बढ़कर एक शागिर्द शागिर्द तराशा करते थे। चाचा ने सुरेंद्र को जो सिखाया, उसे एक काबिल शागिर्द की तरह वह सीखते गए, बल्कि अपने कई नए-नए प्रयोग भी करते रहे। इस प्रयोगधर्मिता को बदौलत सुरेंद्रन ने ड्रेस बनाने की कला में पारंगत हो गए। इस बीच वह अपनी एक छोटी-सी दुकान शुरू कर चुके थे, एंडरसन ब्रदर्स टेलर्स। फिल्म निर्माण में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की एक बेहद प्रभावी भूमिका होती। टेलरिंग में महारत ने जल्द ही मलयालम फिल्म उद्योग से उनका नाता जोड़ दिया। सुरेंद्रन ने एक जिंदा दिल इंसान है। पर्दे के पीछे की दुनिया में अपने शिफ्ट आचरण, कह कहूँ और हाजिर जवाबी से उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। साल 1981 में चूथा तट्टम से बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर व साइड एक्टर सुरेंद्रन ने फिल्मी सफर का आगाज हुआ और देखते देखते ही कुछ ही वर्षों में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए सुरेंद्रन का नाम अज्ञात नहीं रहा। आम दर्शक तभी नहीं जानते थे कि हीरो हीरोइनों व दूसरे पात्रों के लिए इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें कौन तैयार करता है। अभिनय के हवाले से भी शुरुआत में दर्शकों ने उनकी ओर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन सन 1994 में आई कॉमेडी फिल्म सीआईडी उन्नी कृष्णन ने बीए बीएड ने उन्हें केरल के घर घर में पहचान मिला दिला दी। उसके बाद तो सुरेंद्रन ने कई हास्य भूमिकाएं की और खूब सराहे भी गए। भीतर का कलाकार उन्हें अलग-अलग किरदार निभाने के लिए ललकारता रहा और उनकी कलात्मक समझ व संवेदनशीलता को देखते हुए नए निर्देशकों ने उन्हें ऐसी भूमिकाएं भी दी। साल 2021 में निर्देशक रोचिन थॉमस का एक फिल्म होम ने सुरेंद्रन ने एक ऐसे पिता का मार्मिक भूमिका निभाई जो आप अपने बेटों से बहुत प्रेम करता है, मगर टेक्नोलॉजी के ज्ञान में पिछड़े होने के कारण उनसे दूरी महसूस करने लगता। ये पिता का निस्वार्थ प्रेम उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि वे पिता को पिछड़ा और असामंजस समझ बैठते हैं। पिता उस तकनीक को सीखने की बहुत कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। तो पीढ़ियों की सोच के फासले को रेखांकित करती इस फिल्म में स्नेह हिल पिता की यादगार भूमिका के लिए सुरेंद्रन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके पहले भी वह अपने बेहतरीन अदाकारी के लिए राज्य स्तर के कई पुरस्कार जीत चुके हैं। सुरेंद्रन ने कॉमेडी के अलावा खलनायक और गंभीर चरित्र भूमिकाओं में इतनी सदी हुई अदाकारी की है कि उन्हें मलयालम सिनेमा के सबसे बेस्ट बेस्ट स्टाइल एक्टर में शुमार किया जाता है। उनके पास इनाम इकराम सब कुछ आया, पर 10वीं तक भी ना पढ़ पाने की टीस लगातार बनी रही। इसके लिए सबको चौंकाने वाला काम उन्होंने अगस्त सन 2024 में किया। अधूरी रह गई स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए वह 7वीं कक्षा की परीक्षा देने स्कूल पहुंच गए। केरल के नियम के मुताबिक वह सीधे 10वीं की परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। वह 10वीं की परीक्षा में वही बैठ सकता है जिसने 7वीं या उसकी समकक्ष परीक्षा पास की हो। बकौल सुरेंद्र
बकौल सुरेंद्रन कोई भी कामयाबी शिक्षा की कमी पूरी नहीं कर सकती, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी बाकी रह गई पुरानी साध पूरी की। क्या जैन जी को ऐसे किरदारों से सबक नहीं लेना चाहिए? किसी एक अड़चन या बाधा के हताश होने की जरूरत नहीं है। जीवन मौका देता है। सुरिंदर को कोचुवेलु की जिंदगी जीना इसी का नाम है कि एक मुकम्मल कहानी है। ज्ञानेश उपाध्याय का लेख है माँ इन किताबों को कौन लिखता है। हर तरफ किताबें थी। सिरहाने देखो तो किताबें बगल में टेबल पर और सामने बॉक्स में नजरें दिधर जाती थीं, किताबों पर ही ठहरी थी। और किताबों की मालकिन थी माँ। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। घर के बच्चे अक्सर यह कथा सुनते थे कि माँ शादी करके इस घर में आई थी, तब अपने साथ मिठाई, फल, सामान के साथ ही किताबों का बक्सा भी लाई थीं। पिता तो तब भी बड़े कांडी थे। सुबह 3 बजे से 10 बजे तक पूजा पाठ में बिताते और उसके बाद दुकान संभालने के लिए निकल जाते थे। मामूली वही खाता पढ़ने के अलावा उन्हें कुछ हिंद आता नहीं था, जबकि माँ हिंदी भी जानती थी और उर्दू भी। पिता को जब यह मालूम चला तब उन्होंने 7 दिन में ही हिंदी सीखकर ही दम लिया। अब नतीजा यह है कि घर के साथ दुकान पर किताबें रहने लगीं। उन्हें देखते छूते और खेलते हुए बच्चे बड़े होने लगे। लोग भी कहते थे कि यह हिसार वाली जब से आई है तब से मीरापुर मुजफ्फरनगर के इस परिवार का हुलिया ही बदल गया है। वह पढ़ाकू माँ न लड़कियों के पढ़ने पर पाबंदी के पक्ष में थी और न पर्दा प्रथा की। उनके मझले बेटे को किताबों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। उनके मन में किताबों को लेकर तरह तरह के सवाल उमड़ते थे कि पता नहीं कहाँ से किताबें आती हैं। बिल्कुल किसी जादू की तरह सुंदर, कभी श्वेत श्याम तो कभी कभी रंग बिरंगी, हजारों शब्दों को समेटे हुए। किताबें जैसी ही खुलती हैं, पृष्ठ दर पृष्ठ शब्द सामने आने लगते हैं। एक दिन इसी मझले बेटे ने अपना सबसे मुश्किल सवाल माँ से पूछ लिया, माँ किताबें कौन लिखता है? माँ ने प्रेम से बताया, लेखक किताबों की रचना करते हैं। तब बेटे ने दूसरा प्रश्न किया, यह लेखक कौन लोग होते हैं जो इतनी बड़ी अच्छी किताबें लिखते हैं? माँ ने जान लिया कि पुस्तक लेखन को लेकर बेटे के मन में भय है, तो उन्होंने प्यार से समझाया, किताब लिखने वाले लेखक किसी और दुनिया से नहीं आते। हम जैसे साधारण मनुष्य ही किताबों की रचना करते हैं। यह सुनकर बेटे को बहुत खुशी हुई, तो फिर उसने अगला सवाल पूछा, क्या मैं भी किताब लिख सकता हूँ? माँ ने पुत्र के विश्वास को अपनी ममता से बढ़ाया। हाँ, क्यों नहीं, तुम भी चाहो तो किताब लिख सकते हो। बेटे के भय या संशय को दूर कर माँ फिर काम में लग गई। पर इस उत्तर ने बेटे में नए मनोबल के बीज बो दिए। वह कल्पना करने लगा कि वह भी किताब लिख सकता है। उसकी लिखी किताबों को घर घर में सम्मान मिल सकता है। दिल में यह इरादा बहुत दिल में यह इरादा मजबूती से बैठ गया कि किसी दिन मैं भी जरूर लिखूंगा। खैर, गांव के स्कूल में पढ़ाई चलती रही और माँ के साथ नई नई किताबें पढ़ने का क्रम भी बना रहा। फिर जीवन और परिवार की स्थितियों में उतार आया। यह एक निर्णायक मोड़ यह आया कि मामा के पास हिसार भेज दिया। जन्म स्थान से दूसरी ओर और माँ के अभाव में उस बच्चे को भावुक और अंतर्मुखी बना दिया। वह शांत रहने लगा। उसने इच्छाओं को समेटना सीख लिया। परिवार लगातार संकट से गुजर रहा था। किसी तरह से वह मैट्रिक पास होते ही बहुत मामूली वेतन पर सरकारी गौशाला में नौकरी करनी पड़ी, ताकि रोजी रोटी का प्रबंध हो सके। वैसे वह वहाँ अधिकारी भले ही चतुर्थ श्रेणी के थे, पर प्रथम श्रेणी का लेखक बनने की उनकी तैयारी तेजी से चल रही थी। हालांकि तब भी निराशा से साथ नहीं छोड़ा। वह अपने डायरी के पन्नों पर अक्सर लिखा करते थे, मर जाना बेहतर है। फिर भी ना पढ़ाई छूटी और न किताबों से दोस्ती टूटी। माँ से अलग हुए तो किताबों ने उन्हें बार बार बचाया और आगे बढ़ाया। नौकरी लगने के अगले साल
मिलाप पत्रिका में पहली कहानी छपी, दिवाली की रात। इस कहानी में भी अनायास एक गरीब परिवार की लाचारी थी और तमाम अभावों से गुजरती एक माँ भी थी। लेखन की शुरुआत हुई तो वह निरंतर अच्छा लिखते चले गए। एक दिन आया जब उन्हें लेखक नाटककार विष्णु प्रभाकर के रूप में बहुत ख्याति मिली और ऑल इंडिया रेडियो में सम्मानजनक नौकरी भी हासिल हुई। सारे अभाव दूर हुए। 21 जून को जन्मे विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009 ने 50 से भी ज़्यादा बेहतरीन किताबों की रचना की और उनकी किताब आवारा मसीहा भारत के श्रेष्ठतम रचनाओं में बेशुमार है। वह हमेशा कहते थे कि मेरी माँ ने केवल लेखन की प्रेरणा ही नहीं दी, मुझे संघर्षों के बीच जीवन का पहला पाठ भी पढ़ाया। आज के सारे लेख पूरे हो गए।